मैंने पूछा, ये मायावती क्या यहाँ की मकामी हिंदू लड़की है? भगत राम ने कहा, नहीं जनाब, इस लड़की को खास तौर पर राजस्थान के बॉर्डर से पाकिस्तान में स्मगल किया गया था। इसको यहाँ रहते हुए अभी सिर्फ 6-7 महीने ही हुए हैं। इस दौरान मायावती ने क्या कारकर्दगी की है? मैंने इस अंदाज से पूछा जैसे मुझे सचमुच इन लोगों की कारकर्दगी की रिपोर्ट लेने के लिए भेजा गया है। भगत राम कहने लगा, अभी तक तो सर इसने ऐसी कोई खुफिया मालूमात हासिल नहीं की जो हमारी हुकूमत के लिए कारामद होती, लेकिन उम्मीद है कि आगे चलकर ये लड़की मायावती बड़ा काम दिखाएगी। इसने बड़ी अहम शख्सियात से राब्ता कायम कर लिया है। मैंने कहा, क्या तुम इसे इत्तला कर सकते हो कि आज रात की अहम मीटिंग में वो भी आ जाए? भगत राम कुछ हिचकिचाते हुए बोला, सर ये बात आप भी जानते हैं कि हम सिर्फ इमरजेंसी में एक दूसरे से फोन पर बात करने की इजाजत है। अगर आप समझते हैं कि यह इमरजेंसी है तो मैं उसे अभी फोन करके इत्तला देता हूँ, वरना क्लिनिक बंद होने के बाद मैं खुद उसके पास होटल चला जाऊंगा। मैं इस भारतीय जासूस लड़की मायावती को होटल के माहौल में देखना चाहता था। इस तरह से मुझे किसी दूसरे तखरीबकार या मायावती की तखरीबी कार्रवाइयों में शरीक किसी दूसरे मकामी आदमी का सुराग लगाने का भी मौका मिल सकता था। मैंने भगत राम से कहा, तुम मत जाना, मैं खुद उसके पास जाकर उसे खबर करूंगा। मैं उसकी बेखबरी में उसकी कारकर्दगी का जायजा भी लेना चाहता हूँ। तुम मुझे उसका हुलिया बताओ और ये बताओ कि तुम लोगों का आज का पासवर्ड क्या है। ये तखरीबकार एक दूसरे को शक्ल से बहुत कम जानते हैं, एक दो की सूरत शनास होते हैं। इसके आगे अगर किसी से मिलना पड़ जाए तो पासवर्ड से इनकी शनाख्त होती है। हर रोज एक खास खुफिया पासवर्ड मुकर्रर किया जाता है। दूसरे शहर से अगर कोई तखरीबकार मिलने आए तो उसे वहीं से वो पासवर्ड बता दिया जाता है। ये बातें भी मुझे रावलपिंडी के मारगला होटल में भारतीय तखरीबकारों के चीफ की जबानी मालूम हुई थी। भगत राम ने अलमारी खोली, उसमें से एक डिब्बा निकाला, डिब्बे में से एक पुरानी डायरी निकाली, उसमें से एक लिफाफा निकाल कर खोला और एक तस्वीर निकाल कर मुझे दी और कहा कि ये मायावती की तस्वीर है। ये हिंदू लड़की राजस्थान की मालूम होती थी। जबड़ा चौड़ा था, होंठ भी फराख थे, नाक ऊंचा था, लंबे स्याह बालों की मांग दरमियान में से निकली हुई थी और आंखों का रंग गहरा स्याह था। मैंने ये शक्ल जहन में बिठा ली और तस्वीर भगत राम को वापस करके कहा, ठीक है, मैं इसे ढूंढ लूंगा, मगर ये बताओ कि आज का पासवर्ड क्या है? भगत राम बोला, सर आज का पासवर्ड राजा अशोक की लाट है। जब आप मायावती से कहेंगे कि क्या तुमने राजा अशोक की लाट देखी है तो वो कहेगी नहीं। आप कहेंगे कि कल राजा रंजीत सिंह मुझे कराची की बंदरगाह पर मिला था, बस उसके बाद आपको अपनी शनाख्त करवाने की कोई जरूरत नहीं होगी। मायावती समझ जाएगी कि आप उनके अपने गुरोह के आदमी हैं। मैंने उठते हुए कहा, ठीक है, मुझे अभी शहर में तो एक जरूरी काम है। मैं दोपहर के बाद मायावती के होटल में जाऊंगा और हो सका तो उसे अपने साथ ही यहाँ लेता आऊंगा। भगत राम ने कहा, सर आप अंधेरा होने के बाद आएं, मकान के पीछे भी एक दरवाजा है, वो खुला हुआ होगा, मायावती को मालूम है। मैंने कोठरी से बाहर निकलते हुए कहा, ठीक है, मैं अंधेरा होते ही मायावती को लेकर यहाँ पहुंच जाऊंगा। तुम मेला राम को खबर कर देना कि वो भी ठीक वक्त पर आ जाए। आप फिक्र न करें सर, वो आ जाएगा। मैं इस भारतीय तखरीबकार के पास ज्यादा देर ठहरना नहीं चाहता था। इसकी एक वजह यह भी थी कि यह मुमकिन था कि कराची की इंटेलिजेंस इन लोगों की निगरानी कर रही हो, क्योंकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का शुमार दुनिया की सफ़े अव्वल के इंटेलिजेंस इदारों में होता है। मेरे मियाँ जी तो बताया करते थे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जिस कत्ल का सुराग इंग्लिस्तान की स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस लगाने में नाकाम हो जाती तो उस कत्ल की सुराग रसानी के लिए पंजाब की पुलिस को लंदन बुलाया जाता। फिर ये बात भी थी कि रावलपिंडी में मेरी मुखबरी पर भारतीय तखरीबकारों का एक ग्रोह पकड़ा जा चुका था। बहुत मुमकिन था कि ये डॉक्टर भी पुलिस की नज़रों में आ गया हो और पुलिस उसके साथ कहीं मुझे भी न पकड़ ले। मुझ पर पहले ही लाहौर पुलिस ने भारतीय जासूस होने का इल्ज़ाम लगा दिया था, जहाँ से मैं भाग चुका था। मैं भगत राम उर्फ अल्लाह यार होम्योपैथिक डॉक्टर के क्लिनिक से निकला तो रक्षा पकड़कर सीधा कराची के उस होटल में आ गया जहां भगत राम भारतीय तखरीबकार के बकौल भारत से स्मगल की हुई नौजवान खूबसूरत लड़की मायावती किसी क्रिश्चियन नाम से बतौर होटल वेट्रेस या होटल मिस्ट्रेस के काम कर रही थी, मगर हकीकत में वो भारतीय तखरीबकारों की साथी और इंडियन स्पाई थी। उसकी शक्ल मेरी आंखों के सामने थी, कोड अल्फाज और पासवर्ड भी मुझे ज़बानी याद था। मैं उस भारतीय लड़की को देखना और उसकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा लगाना चाहता था कि इसने भारतीय तखरीबकारों भगत राम और मेला राम को बताए बगैर किसी तीसरे भारतीय जासूस से राब्ता बना रखा हो। मैं जहाद कश्मीर में दोबारा हिस्सा लेने की खातिर वादी कश्मीर में जाने से पहले इन पाकिस्तान दुश्मन अनासिर का जिस कदर मुमकिन हो सकता था कला कमा कर देना चाहता था। मेरी जेब में पैसे भी थे, कपड़े भी ठीक ठाक थे। मैं होटल की लॉबी में जाकर एक मेज पर बैठ गया। मैंने कॉफ़ी मंगवा ली और आते जाते खुशपोश आदमियों और मुल्की और गैर मुल्की औरतों को देखने लगा। बैरा कुछ देर के बाद मुझसे ये पूछने के लिए आया कि मैं कुछ और तो नहीं लूँगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं।
कॉफी का बिल 15 रुपए का बनता था। मैंने 10-10 के 3 नोट निकालकर नौजवान वेटर को दिए और उससे मायावती के बारे में पूछा कि इस वक्त उसकी ड्यूटी कहाँ पर होगी। नौजवान वेटर ने मेज पर से कॉफी की प्याली उठाकर ट्रे में रखते हुए कहा, सर वो 3रे फ्लोर पर होगी। मैंने कहा, मेरा एक पैगाम उस तक पहुंचा दो। क्यों नहीं सर? मैंने कहा, उससे कहना कि दुबई से उसका कजन जोसेफ उससे मिलने आया हुआ है और लॉबी में बैठा हुआ है। ओके सर। वेटर चला गया। मैंने देखा कि लॉबी के बड़े काउंटर पर जाकर उसने कोने में रखा हुआ फोन उठाकर डायल पर कोई नंबर घुमाया और फिर किसी से बात करने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने ऊपर वाली कुशादा सीढ़ियों पर से एक सर्व कद जैसी गंदुमी रंगत वाली लड़की को उतरते हुए देखा, जिसने होटल की नीली और सफेद वर्दी पहनी हुई थी। बालों की मांग दरमियान से निकी हुई थी और उनका पीछे जूड़ा बना हुआ था। वो सीढ़ियां उतरते हुए लॉबी के वस्त में सुतूनों के दरमियान लगी हुई मेजों की तरफ देख रही थी, जहां कुछ मर्द और औरतें चाय कॉफी पीने में मशगूल थे। वहीं एक तरफ मैं भी बैठा हुआ था। मैं चूंकि एक जानिब बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था और खुद भी उस लड़की की तरफ देख रहा था जिसको मैंने पहचान लिया था कि यही मायावती है, इसलिए वो भी मुझे देखते हुए लॉबी में आकर एक मेज के पास रुक गई। वो मुझसे कुछ फासले पर थी। दरमियान में 3-4 मेजें लगी थीं। इतने में ही वेटर, जिसको मैंने 15 रुपए टिप दिए थे, एक तरफ से तेज तेज चलता मायावती के पास आया और बड़े शाइस्ता अंदाज में उसने मेरी तरफ इशारा किया। मायावती बड़ी बेबाकी से मेरी तरफ बढ़ी और आते ही अंग्रेजी में मुझसे पूछा कि क्या मेरा नाम ही जोसेफ है। मैंने भी अंग्रेजी में जवाब दिया, हाँ मैं ही जोसेफ हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता था। यहाँ बैठ जाओ, मुझे बड़ी खुशी होगी। मायावती की स्याह आंखों में बड़ी तेज चमक थी। उसकी उम्र 20-22 बरस से ज्यादा नहीं थी, मगर चेहरे से वो बड़ी तजुर्बेकार और ऐसी औरत लगती थी जिसने एक दुनिया देख रखी हो। उसके चेहरे पर जरा सा भी तबस्सुम नहीं था। वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और अपनी कलाई की खड़ी देखकर कहा, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, फिर तुम मेरे कजन कहाँ से हो गए? मेरा नाम ही मायावती है। मैंने कहा, मैं तुम्हारे कजन का भी बाप हूँ। उसका सांवला चेहरा गुस्से से दमक उठा। कौन हो तुम? मैं ऐसी गुफ्तगू सुनने की आदी नहीं। मैंने कोड वर्ड में कहा, क्या तुमने राजा अशोक की लाठ देखी है? तो उसके गुस्से की आग पर जैसे किसी ने पानी डाल दिया हो। एकदम से उसका लहजा नर्म और पुरस्रान हो गया। उसने सबसे पहले इर्द गिर्द की मेजों की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं। मैंने कहा, कल राजा रणजीत सिंह मुझे कराची की बंदरगाह पर मिला था। इस पर मायावती का चेहरा संजीदा हो गया। कहने लगी, मेरा कमरा दूसरे फ्लोर के कोने में है, उसका नंबर 15A है। 15 मिनट के बाद वहां आ जाना, वहां बातें होगी। वो उठी और लोगों को ये दिखाने के लिए कि वाकई मैं उसका कजन हूँ, मुझसे मुस्कुराकर हाथ मिलाने के बाद वापस चली गई। मैं कुछ देर वहीं बैठा सिगरेट फूंकता रहा, फिर उठकर होटल के अंदर बनी हुई नवादरात की दुकानों की सैर करने लगा। इस तरह जब 15-20 मिनट गुजर गए तो मैं लिफ्ट में सवार होकर होटल के दूसरे फ्लोर पर आ गया। कोने में 15A नंबर कमरा बड़ी आसानी से नजर आ गया था। मैंने आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर से मायावती की आवाज आई, कम ऑन मिस्टर जोसेफ। मैं दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। बहुत ही मुख्तसर सा कमरा था जिसमें सिर्फ एक बेड लगा था और 2 कुर्सियां पड़ी थी। मायावती पलंग पर लेटी अंग्रेजी की कोई किताब पढ़ रही थी। जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने मुझसे अंग्रेजी में ही गुफ्तगू शुरू कर दी। कहने लगी, क्या तुम पिंडी से आए हो या अमृतसर से? मैंने कहा, मैं अमृतसर सेंटर से पिंडी कर्नल चड्डा के पास आया था, वहां से कराची भगत राम और मिला राम और तुमसे जरूरी मीटिंग करने आया हूँ। आज रात भगत राम के क्लिनिक के ऊपर वाले मकान में जरूरी मीटिंग है, तुम्हें वहां जरूर पहुंचना होगा। उसे मेरी बातों से यही अंदाजा हुआ था कि मैं इंडिया की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई बड़ा अफसर हूँ और इन लोगों की कारकर्दगी के बारे में रिपोर्ट तैयार करने यहाँ आया हूँ। कहने लगी, सर क्या कोई खास बात हो गई है? मैंने कहा, ये मैं तुम लोगों को आज रात की मीटिंग में ही बताऊंगा, लेकिन एक बात मैं तुमसे उन लोगों को बताए बगैर कहना चाहता हूँ। पहले 2 महीनों में तुम्हारी यहाँ की सरगर्मियों के बारे में जो खुफिया रिपोर्ट्स अमृतसर सेंटर से होती हुई दिल्ली के फेडरल सेक्रेटेरिएट तक पहुंची हैं, वो बिल्कुल बेकार रिपोर्टें हैं। मैंने देखा कि मायावती का चेहरा जरा सा उतर गया था। साफ लगता था कि उसे पाकिस्तान में रहकर भारत के लिए जासूसी करने के एवज अच्छा खासा मुआवजा मिलता है, जो मेरे इस रिमार्क की वजह से उसे खत्म होता नजर आने लगा था। कहने लगी, सर मैं तो हर मुमकिन कोशिश करती हूँ कि दिल्ली को बेहतर से बेहतर रिपोर्ट भिजवाऊं। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, दिल्ली गवर्नमेंट को पाकिस्तान में आए हुए गैर मुल्की वफूद की सरगर्मियों से इतनी दिलचस्पी नहीं। हमें तो यहाँ के सियासी हालात की ताज़ा तरीन और अंदरूनी रिपोर्ट चाहिए। आखिर तुम्हें इतनी तनख्वाह किस बात की दी जाती है? मायावती तो एकदम बुझ सी गई। कहने लगी, सर आप जैसी रिपोर्टें कहेंगे मैं वैसी ही भिजवाऊंगी। प्लीज मुझे एक चांस जरूर दें। मैं ये मालूम करना चाहता था कि इसके साथ खुफिया तौर पर कोई और आदमी तो काम नहीं कर रहा।
जिसको उसने दूसरे भारतीय तकरीबकारों को बताए बगैर अपने साथ लगा रखा है, क्योंकि एक औरत इतनी ज्यादा जासूसी नहीं कर सकती जितनी कारकर्दगी मुझे भगत राम ने इस लड़की की बताई थी। मैंने कहा, दिल्ली की फेडरल एजेंसी का ख्याल है कि तुम्हारे साथ किसी मर्द को भी यहाँ लगा दिया जाए और तुम्हारी तनख्वाह में से आधी रकम काट कर उसे दी जाए। मायावती ने मेरे घुटनों पर दोनों हाथ रख दिए, कहने लगी, प्लीज सर ऐसा न करें। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा से यहाँ की सियासी सरगर्मियों की पूरी खुफिया रिपोर्ट भेजूंगी। मैंने उससे बराह रास्त सवाल पूछा, मायावती मुझे सच बता दो, क्या तुम्हारे साथ यहाँ कोई और मकामी आदमी या बाहर से आया हुआ आदमी तो काम नहीं कर रहा? मायावती ने इसके जवाब में जो वजाहत पेश की उससे मैंने यही नतीजा निकाला कि उसका कोई साथी नहीं है और वो अकेली ही इस होटल में बैठी पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों में मसरूफ है। जब मेरी तसल्ली हो गई तो मैंने कहा, ओके, रात होते ही भगत राम के क्लिनिक पर पहुंच जाना, बाकी बातें वहां पर होंगी। मायावती ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बड़ी अदाए खास से मेरी तरफ देखकर कहने लगी, सर क्या मुझे आप अपनी खिदमत करने का मौका नहीं देंगे? वो क्या खिदमत करना चाहती थी ये मैं अच्छी तरह जानता था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि मैं किस मिट्टी का बना हुआ हूँ और मैं हकीकत में कौन हूँ। मैंने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं है, और मैं उसके कमरे से निकल गया। मेरे लिए वक्त गुजारने का यही एक बेहतरीन जरिया था कि किसी सिनेमा हाउस में बैठकर फिल्म देखूं। चुनाचे मैं सदर के एक सिनेमा हाउस में आ गया। मैटिनी शो देखने के बाद मैं वहां से निकला। शाम का वक्त हुआ था। मैंने एक होटल में आकर चाय पी, मुंह हाथ धोकर कंघी की और ताज़ादम होकर अंधेरा होने का इंतजार करने लगा। जब शाम का अंधेरा गहरा हो गया तो मैं रिक्शा पकड़कर अल्लाह यार यानी भगत राम के होम्योपैथी के क्लिनिक पर आ गया। मैं उसके क्लिनिक में ही बैठ गया। डॉक्टर भगत राम ने मुझे आंखों के इशारे से इंतजार करने को कहा। ठीक रात के 8 बजे वो क्लिनिक बंद करने के लिए उठा और मुझसे कहने लगा, सर मेला राम और मायावती भी आने वाले होंगे, आप ऊपर चलकर बैठेंगे। क्या आपकी होटल में मायावती से मुलाकात हो गई थी? मैंने कहा, हाँ हो गई थी। मैं क्लिनिक से निकलने लगा तो उसने कहा, पीछे गली में मकान का दरवाजा है सर, ऊपर वाला कमरा खुला ही है। मैं पिछली गली के दरवाजे में से होकर मकान की दूसरी मंजिल वाले कमरे में आ गया। ये कमरा भी भगत राम की दुकान की तरह बोसीदा और खस्ता हाल था। मैं एक कुर्सी पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। इतने में दरवाजा खुला और मायावती अंदर आ गई। उसने मुस्कुराते हुए मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मैंने उससे सख्त लहजे में कहा, मुझे हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर प्रणाम करने को किसने कहा है? यहाँ तुम इंडिया की स्पाई हो, तुम्हें यहाँ के मुसलमानों की तरह सलाम करना चाहिए। वो आई एम सॉरी कहती हुई मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और बड़े लगावट से बोली, सर अगर आप आज रात का खाना मेरे साथ होटल में खाएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सर मैं आपको एक बड़ी खुफिया बात बताना चाहती हूँ। ये ऐसी राज की बात है कि भगत राम और मेला राम को भी नहीं मालूम। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने सोचा कि इसकी दावत कबूल कर लेनी चाहिए। हो सकता है पाकिस्तान में स्मगल किए गए कुछ और भारतीय तकरीबकारों का सुराग मिल जाए। मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर दबाते हुए अंग्रेजी में जवाब दिया, मायावती मैं तुम्हारी डिनर की दावत कबूल करता हूँ। वो इतनी खुश हुई कि उसने मेरा हाथ बेख्तियार होकर अपने होंठों से चूम लिया। मैंने भी अपना हाथ न खींचा। मैं उसे खुफिया राज मालूम करने की खातिर उससे भरपूर ताउन करना चाहता था। मैंने कहा, मीटिंग खत्म हो गई तो मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम अपने होटल वापस चली जाओ। तुम उसी वक्त चली जाना और अपने कमरे में मेरा इंतजार करना। मैं खा रात के 11 बज जाएं मगर मैं तुम्हारे पास डिनर करने और तुमसे खुफिया राज मालूम करने हर हालत में पहुंचूंगा। मायावती ने अपना चेहरा मेरे कंधे के साथ लगाया। बाहर से आदमियों के सीढ़ियां चढ़ने की आवाजें आईं। मायावती जल्दी से अलग होकर बैठ गई। भगत राम के साथ मेला राम भी था। कमरे की जलती बत्ती की रोशनी में मैंने मेला राम को ऊपर से नीचे तक देखा। ये भारतीय हिंदू कसरती बदन वाला बदमाश टाइप का आदमी था। उम्र ज्यादा नहीं थी मगर चेहरा बड़ा पुख्ता था। मुझे सलाम करके वो एक तरफ बैठ गया। भगत राम ने दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगा, सर मैंने मेला राम को भी बता दिया है कि अमृतसर हेडक्वार्टर हमारे काम से मुतमईन नहीं है और हमें अपनी आला से आला कारकर्दगी दिखानी होगी। सर मुझे यकीन है कि आपने ये बातें मायावती को भी बता दी होंगी। मैंने कहा, मैंने उससे भी बता दिया है और अब आपको भी मजीद बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की कारकर्दगी से दिल्ली फेडरल हुकूमत की इंटीरियर मिनिस्ट्री और सेंट्रल खुफिया एजेंसी को सख्त मायूसी हुई है। मैंने उनके चेहरों पर इस बात का रद्द-ए-अमल देखा। सबके चेहरे लटक गए थे। मैंने नया सिगरेट सुलगा कर कहा, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट आप लोगों को एक चांस जरूर देना चाहती है, क्योंकि बहरहाल आप हमारे काबिल एतमाद और तजुर्बाकार आदमी हैं। लेकिन मुझे भारत की हुकूमत ने खास तौर पर यह हिदायत की है कि मैं आपको बता दूं कि आपको दिया जाने वाला ये आखिरी मौका है। इसमें भी अगर आपने अपनी बेहतर कारकर्दगी न दिखाई तो फिर आप सबको वापस दिल्ली बुलाकर नौकरियों से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तीनों ने बारी बारी मुझे यकीन दिलाया कि वो अब बेहतर से बेहतर काम करेंगे। मेला राम कहने लगा, सर इस जुम्मे की नमाज के वक्त मैं जिस मस्जिद में मोटरसाइकिल पर बैठकर क्लैशनकोफ से फायर करूंगा, भगवान ने चाहा तो इस फायरिंग से एक भी नमाजी मुसलमान बच नहीं सकेगा।
भगत राम कहने लगा, सर हम कराची के सिटी स्टेशन पर इस बार जबरदस्त ताकत वाला बम ब्लास्ट करेंगे। आप देख लेंगे इतना जबरदस्त धमाका होगा और इतनी ही तबाही फैलेगी कि कराची वालों ने ऐसी तबाही कभी नहीं देखी होगी। मैंने कहा, शाबाश, ऐसे दो चार काम करोगे तो तुम्हारा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ हो जाएगा।